के नताइज आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल अगर हम देखें तो वो बिल्कुल उल्टा हुआ है। जैसे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ऑलरेडी उसकी बहुमत थी, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और बता रहा था। लेकिन आज जो नताइज आए हैं उसको देख के सब लोग चौंक गए। इस वक्त मेरे साथ तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष सरदार दयाल सिंह साहब मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और तमाम चीज़ों पर हमेशा गहरी नज़र रखते हैं और अपनी बेबाकी से ही बातचीत कहते हैं। दयाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और खैर करता हूँ। तो आपको जिस जहाँ लगता था कि बहुमत आएगी, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, तो कैसे देखते हैं चीज़ें आप? मैं एक तो 4 राज्यों के आज आए हैं, 5वां राज्य कल आएगा। 4 राज्यों में खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नतीजे हैं उन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, जब इंडिया बना था, इंडिया गठबंधन बना था, मैंने उस समय ही कहा था कि इंडिया गठबंधन फ्लेवर का काम करेगा, ये काम नहीं कर सकता। जिसमें आम आदमी पार्टी हो, सपा हो और बाकी लोग हों, तो वो काम कैसे चलेगा, ये मेरे सामने सवाल था। मैंने उस समय भी ये सवाल उठाया था और मैंने ये भी कहा था कि इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी का वो सारा सामने नक्शा सामने नज़र आ जाएगा कि ये लिटमस टेस्ट होगा कि ये पार्टियों के साथ खड़ी होगी कि नहीं होगी। इसने वही काम किया, कहीं 90 आदमी खड़े कर दिए, कहीं 80 आदमी खड़े कर दिए और ये सारा काम इसने कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो इंडिया गठबंधन जो 2024 के लिए बनना है, उसको फिर से उसका मूल्यांकन किया जाए और उसको देखकर ये सोचा जाए कि जो यूपीए वाला गठबंधन था उसी को रिवाइव किया जाए। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको यहाँ रोकता हूँ कि इंडिया अलायंस की जो बात कर रहे हैं वो लोकसभा के लिए तय हुआ था, लेकिन अगर आप वोटिंग परसेंटेज भी देखें तो तमाम जो राज्य उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कि वो 7 देती भी तो कितना फ़र्क पड़ता है, 2 से 3%, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जीतने के बाद तो अलग ही बहुत डिफरेंस है उसमें जो नहीं, वो ऐसे नहीं होता। अच्छा। जैसे वो इसका अर्थ नहीं होता कि अगर 2% का ही फ़र्क पड़ा, मैं ये मानता हूँ कि 2% का फ़र्क पड़ा। इंडिया गठबंधन के सामने ये सवाल, और कांग्रेस को ये समझना चाहिए था कि बीजेपी और ख़ास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना भी प्रचार किया उसमें उन्होंने कोशिश की कि इसको सांप्रदायिक फिरकाप्रस्त बना दिया जाए। जैसे ही राजस्थान में कन्हैया लाल का नाम लिया, इसी तरह उन्होंने मध्य प्रदेश में इसी बात को उठाया, इसी बात को उन्होंने वहाँ छत्तीसगढ़ में भी उठा दिया। मेरा ये कहना था कि एक तो ये कांग्रेस को भी ये चाहिए था कि पहलू खां का नाम शुरू करते, रकबर का नाम करते, बाकियों का नाम लेते, तो वहाँ क्या हुआ, तो ये जो हिंदू मुसलमान का बीजेपी ने, खास तौर पर आरएसएस ने इस बात को उठाया, अगर इस बात को उठा देते। दूसरा, कांग्रेस को मैंने बार बार कहा, और ये प्रशांत कुमार के सामने जो गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनके सामने भी कहा था कि कांग्रेस को ये चाहिए कि वो सिख और मुस्लिम को साथ में ले, और अगर सिख साथ में आ जाता है तो 10% वोटिंग का फ़र्क पड़ जाता है, वोट शेयर का 10% फ़र्क पड़ता है, चाहे उनके वोट 2%, 2.5%। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि आपने एक बार एक आर्टिकल लिखा था तिजारे वाले को लेकर। हाँ। तिजारा को लेकर आपने ये कहा था किसी मतलब मुसलमान को ना देकर, हिंदू को ना देकर, किसी दूसरे समुदाय के लोगों, जिसमें आपने कहा सिख को देने के लिए। शायद वो सीट आज वो बालकनाथ जीत गए, 2,500-3,000 वोटों से वो जीते हैं, तो इस पे भी आपने कहा था कि नहीं देना चाहिए। नहीं, ये तो आपने जो मुद्दा बड़ा उठाया, ये तो मेरे सामने सवाल आया था। मैंने उनको कहा था कि तिजारा में, बल्कि दुरू मियाँ जो पहले वहाँ से इलेक्शन जीतते रहे हैं, और इस बार क्योंकि वो तो वहाँ मंत्री भी रहे हैं, वो तिजारा से, इस बार जब वो नहीं खड़े हो रहे थे तो सवाल उठा था कि मुसलमान की बजाय किसी सिख को खड़ा कर दिया जाए। अगर किसी सिख को खड़ा कर दिया जाए तो पूरे राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, सब जगह जहाँ जहाँ सिख रहता है वो एक नए किस्म का कंपोजिशन खड़ा होगा। इसलिए तिजारा की सीट जो है बालकनाथ को खड़ा किया है, तो हिंदू मुसलमान में बटेगा। अगर किसी सिख को दे दिया जाए तो एक तो हिंदू मुसलमान से बच जाएगा, दूसरा पूरे देश में ये मैसेज जाएगा, सिख मुसलमान और कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ आत्मसात कर लिया है, या कांग्रेस ने उनको आत्मसात कर लिया एक नई किस्म। तो ये जो हार आज हमें लग रही है, थोड़ी थोड़ी वोटों से हार है, इतनी ज़्यादा वोटों से हार नहीं। परसेंटेज ऑफ वोट भी देखें तो 2-2.5% का, चाहे मध्य प्रदेश देखें, चाहे राजस्थान देखें, चाहे छत्तीसगढ़ देखें, 2-2.5% का ही फर्क है। 2-2.5% में अगर सिख साथ में आ जाता
तो एक तो ये कवर अप हो जाता। दूसरा, मैंने जैसे पहले कहा कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी आरएसएस के लिए काम करती है, उसने आरएसएस के लिए काम किया, चाहे वो 1% वोट काटा या 1.5, उसका फर्क डबल। इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी आरएसएस के लिए काम करती है? मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को तो मैं खुले दिल से कह सकता हूं कि वो आरएसएस का प्रायोजित फंडा है। जैसे उसने और पंजाब भी कोई में- पार्टी इसके अलावा? नहीं, मैं उस दूसरी पार्टियों का तो ये है कि उनका तो थोड़ा बहुत शेयर होगा या ना होगा, उनका जातिवादी संगठन होते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट सीधे तौर पर काटती है, क्योंकि वो जितनी गालियां वो भाजपा को देगी, जितनी गालियां वो मोदी जी को देगी, उतना ही कांग्रेस का वोट ट्रांसफर आम आदमी पार्टी की तरफ होगा। ये हमने पंजाब में भी देखा, ये हमने दिल्ली में भी देखा, ये बाकी जगह भी देखा। और यही इंडिया गठबंधन अगर इसी तरह रहता है तो इनको मान लेना चाहिए कि कांग्रेस 100 के नीचे ही सिमट जाएगी, 100 से ऊपर नहीं जा सकती। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से आपको कोई उम्मीद लगती नहीं? आपको नहीं लगता है कि चलो ये भी कुछ काम करे, आगे बढ़े? नहीं, लगता है कि उस बहुमत में अगर आई है देखो, तो? ऐसा है कि बीजेपी आरएसएस का सीधा फंडा है कि उसने देश को हिंदू मुसलमान सिख में बांट दिया है। अब कोई कहे कि पिछले 8 साल से, पिछले 9 साल से मोदी जी ने जो आरएसएस का एजेंडा है उस पर काम किया, डट कर काम किया। सीधे तौर पर उसने गोलवालकर की किताब नेशनहुड पर पूरी तरह काम किया कि 2-3 शाहूकार हों, वो 2-3 शाहूकार उसने पैदा कर दिए हैं। 80% जो है वो ऐसे लोग इकट्ठे जिनको वो लाभार्थी कह रहे हैं, गोलवालकर उनको भिखारी कह रहा है। उनको 5 किलो अनाज दो, जैसे मोदी जी ने 5 किलो अनाज का जो व्यवस्था अगले 5 साल के लिए कर दी है, तो इसका मतलब 2024 के लिए उन्होंने ये फंडा तैयार कर लिया है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आरएसएस ने पूरी तरह से तनदेही से इसको हिंदू राष्ट्र में बदलने का काम कर लिया। अब ये सिख और मुस्लिम को सोचना है कि वो कहाँ खड़े, और कांग्रेस को सोचना है कि अगर वो कांग्रेस चाहती है कि राजनीति करनी है तो उसके अपने वोट 20-22% से ज़्यादा नहीं है। अगर मुसलमान और सिख उसके साथ आ जाता है तो ये कंपोजिशन बहुत तकड़ा कंपोजिशन होगा, और इससे जो आरएसएस का जो वो व्यवहार है वो भी ठीक हो जाएगा, और राजनीति भारतीयता की राजनीति खड़ी होगी। ये हिंदुत्व की राजनीति से हम बच सकें। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होने लगता नहीं कि आपको इंडिया अलायंस से फायदा पहुंचेगा? अगर इसमें नहीं पहुंचा उसमें पहुंचेगा? नहीं, उसमें तो फेल होंगे। मैं ये आज भी कह रहा हूँ कि आप सोनिया गांधी को देखें। सोनिया गांधी 1997-98 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, उन्होंने सीधा आरएसएस को टारगेट लिया, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व वो 116 पर सिमट गया और कांग्रेस 145 ले गई। और 2004 में अगर कांग्रेस 145 ले गई, उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना, सिख को प्रधानमंत्री बनाते ही जो सिख और मुस्लिम है वो मनमोहन सिंह के साथ आ गया। 2009 में वही आंकड़ा 145 से 206 बढ़ गया। तो मेरा ये कहना है कि आज भी सेकुलरिज्म जो है भारत में रहता है, पर सेकुलर सोच तब तक रहेगी जब सिख और मुसलमान, ये जिम्मेदारी उनकी है कि सेकुलर को इकट्ठा करने की, लिंकेज को। और मैं कई बार कहता हूं कि सिख और मुसलमान, सिख जो है मुसलमान और हिंदू के बीच में कड़ी का काम करता है, और हमें इस ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का ये शगुफा है, या इन सारे, या नीतीश का शगुफा है, ये शगुफा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कारण ये है कि इन सभी पार्टियों, चाहे अखिलेश हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद की पार्टी हो, चाहे ममता की हो, चाहे किसी की हो, इनके पास अपना वोट 10-12% से ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे का सारा जहां मुस्लिम वोट है उसी का बेनिफिट होता है। मुस्लिम में वोट ही बटेगा, इंडिया गठबंधन बनेगा तो मुस्लिम वोट बटेगा उसका। अब इस समय मैंने ये बहुत ज़रूरी देखा कि इस बार राजस्थान में मुस्लिम ने इकट्ठा होकर वोट जो है सीधे तौर पर कांग्रेस को डाला, ये मैं कह सकता हूँ। और यही मध्य प्रदेश में भी हुआ है। अगर वोट कटा है तो हिंदू का वोट कटा है, क्योंकि चुनाव जो है हिंदू बनाम हिंदू हुआ है, और यही इंडिया गठबंधन के समय भी हिंदू बनाम हिंदू होगा। इसलिए मुस्लिम इस समय तय कर चुका है, और सिख को हमें मनाना चाहिए कि सिख को साथ लाना चाहिए, ताकि सिख, मुस्लिम और हिंदू का अगर हो जाता है तो ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे ममता की हो, चाहे बाकी पार्टियां हो,
उनका अपना कोई ऐसा वो नहीं है। अगर जैसे ममता के साथ वहाँ करेंगे तो उसके बाद CPM के साथ कैसे करेंगे, उसका भी तो एक आएगा। तो इसका मतलब है ये उनको UPA वाला जो गठबंधन है उसी को रिवाइव करना चाहिए। यही कांग्रेस की अक्लमंदी होगी और इसी से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है ये कि जितने भी राज्यों में चुनाव हारे, लेकिन फिर ये तेलंगाना में कैसे एंट्री हुई है, एक धमाकेदार एंट्री हुई है? हाँ, तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में कम्युनल नहीं है, मतलब मुस्लिम वोट बटा नहीं। मुस्लिम वोट तेलंगाना में कांग्रेस के साथ चला गया और बाकी वोट जो है जो BRS है, जो चंद्रशेखर राव है, चंद्रशेखर राव के 10 साल का उसका था और 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी रही है, वहाँ कम्युनलिज्म। मैं समझता हूँ कि अगर अब आंध्र प्रदेश का भी चुनाव आ जाए तो उसमें भी कांग्रेस जीतेगी। इस समय एक बात तो कांग्रेस के हक में गई, वहाँ तो ओवैसी साहब भी हैं फिर। नहीं, पूरा साउथ ही इस समय BJP से अलग हो गया। अब साउथ में तो कहीं रहा नहीं, अब केवल उड़ीसा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ओवैसी वाली बात है, मैं ओवैसी के खिलाफ इस बात से नहीं हूँ कि ओवैसी ये कहता है कि मुसलमान का हिस्सा तो मिलना चाहिए, इसमें हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। और कांग्रेस को भी ये समझ आनी चाहिए कि सिख और मुस्लिम का चुनाव से आप उनको हिस्सेदारी नहीं दे सकते, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। ये कांग्रेस को आगे बढ़कर अपने 2024 के इलेक्शन के लिए अपने मैनिफेस्टो में ये बात सामने लानी चाहिए कि हम हिस्सेदारी देंगे। जो कौमें जिनको हमने वायदा किया था कि आप भारत में आए, सिख और मुस्लिम आपके साथ आए, तो उनको उस वायदा जो नेहरू और गांधी ने किया था उस पर पूरा उतरना चाहिए, उनको हिस्सेदार बनाना चाहिए। राजनीति से अगर कौमें अलग हो जाएंगी तो उस समय जो हालात बने, उस कौम की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो वो अस्तित्व की लड़ाई है। ओवैसी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ओवैसी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहा है कि जो सेकुलरिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो। वो तो केवल ये कहता है कि मुस्लिम को भी तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अदरवाइज मुस्लिम को हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगी? वो क्योंकि उसके वोट को या तो आरक्षित कर दिया जाता है, उसके परिसमन को ही, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक होता है उसको आप परिसमन में डाल के आरक्षित कर देते हैं। और जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो प्रोविजन है, वो डॉक्टर अम्बेडकर के, मैं तो समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी ज्यादती थी कि मुसलमान का तो और क्रिश्चियन का, फिर जो वो दलित है वो कहाँ जाएगा? उसको आप पसमानदा की रिजर्वेशन देते, आप ना पसमानदा की रिजर्वेशन दे रहे हो ना बाकी रिजर्वेशन दे रहे हो, तो फिर वो कहाँ जाए? वो उनकी एग्जिस्टेंस क्या है? वो अपने आप को कैसे हिस्सेदार माने?